प्रिय छात्रों, आज हम आप सबके समक्ष भौतिक भूगोल का एक महत्वपूर्ण पार्ट जलमंडल हाइड्रोस्फीयर, जिसका एक चैप्टर है महासागरीय धाराएं। अक्सर इस चैप्टर से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं और इसके प्रश्नों का स्वरूप जो है काफ़ी बृहद है। पहले हम ठंडी और गर्म धारा के बारे में जानकारी ले लेते थे, इससे काम चल जाता था। लेकिन अब इस चैप्टर से विशेषकर संघ और राज्य लोक सेवा आयोग में कॉन्सेप्ट आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हमारा चर्चा का विषय है महासागरीय धाराएं। हम महासागरीय धाराओं को जो है दो पार्ट में इसका अध्ययन करेंगे। पहला पार्ट हमारा होगा पार्ट फर्स्ट, धारा, प्रतिवेष्टित रेखीय धारा, प्रवाह में क्या अंतर है, इसको सिंपली रूप से जान ले। दूसरा, ठंडी और गर्म धाराओं के बारे में थोड़ा जान ले। धाराओं का प्रभाव क्या है, हमारे धरातल पर धाराओं का प्रभाव क्या पड़ता है इन तीन क्षेत्रों में। इसके बाद हम फिर धाराओं की उत्पत्ति के कारक कौन कौन से हैं इसके बारे में जान ले। तो उत्पत्ति के कारक में हम पहला है पृथ्वी का परिभ्रमण, दूसरा सागरीय कारक, तीसरा बाह्य सागरीय कारक। सागरीय कारक में तापमान, लवणता, घनत्व कैसे हमारी धाराओं की उत्पत्ति को प्रभावित करते हैं। और बाह्य सागरीय कारक के रूप में देखा जाए तो हम पहले वायुदाब, हवाएं, वाष्पीकरण और वर्षा, ये कैसे धाराओं की उत्पत्ति में सहायक होते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला जो पार्ट होगा इससे रिलेटेड होगा और इससे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस पर विशेष फोकस करने की आवश्यकता है। और इसके बाद हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे तो विभिन्न महासागरीय धाराओं के बारे में चर्चा करेंगे, चाहे अटलांटिक महासागर की धारा हो, प्रशांत महासागर की धारा, कौन कौन सी धारा है, हिंद महासागर की धाराएं हैं, ये धाराओं में कौन ठंडी धारा है, कौन गर्म धारा है, कहाँ पर क्या इसका प्रभाव पड़ता है, इसकी चर्चा करेंगे। तो आइए आज हम सब जो है महासागरीय धारा के पार्ट फर्स्ट के रूप में समझने का प्रयास करें। देखिए, पहले जो है हम धारा क्या है इसके बारे में जानें। देखिए, धारा प्रवाह प्रतिवेष्टित रेखीय धारा। देखिए, धारा जो है सागर का वह क्षेत्र, सागर के जल का वह विस्तृत भूभाग जो एक निश्चित दिशा में वर्ष पर्यंत सतत रूप से प्रवाहमान होता है, उसे हम धारा कहते हैं। धारा का डायरेक्शन जो होता है वो फिक्स होता है। दिशा क्या होती है धारा की? दिशा जो होती है, दिशा निश्चित होती है। और इसमें जो है बॉटम टू सरफेस, मतलब तल से सतह तक का जल जो है जल गतिशील होता है। धारा के बारे में जान लीजिए। धारा जो होती है ये निश्चित दिशा में गति करती है। समस्त जल उस क्षेत्र का एक निश्चित दिशा में गति करती है, बृहद क्षेत्र में वर्ष पर्यंत गतिशील होती है। और इसमें बॉटम टू सरफेस, मतलब नितल से लेकर सतह तक का जल गतिशील होता है, उसे हम धारा कहते हैं। दूसरी चीज, दूसरा शब्द है प्रवाह, ड्रिफ्ट। तो प्रवाह जो होता है इसमें केवल सागर का ऊपरी भाग का जल जो है गतिशील होता है और दिशा इसकी जो होती है, दिशा प्रवाह में अनिश्चित होता है। दिशा प्रवाह क्या होती है? अनिश्चित होती है। तो जिसका सागरीय जल का भाग, वह सागरीय जल का भाग जो एक अनिश्चित दिशा में बृहद क्षेत्र में जो है प्रवाहमान हो, उसे हम प्रवाह कहते हैं। और इसमें केवल ऊपरी भाग का जल जो है गतिशील होता है, केवल ऊपरी भाग का जल गतिशील होता है। ठीक है, तो पहले हम ये समझ जाए कि धारा में बॉटम टू सरफेस समस्त जल एक निश्चित दिशा में वर्ष पर्यंत जो गति करता है उसे हम धारा कहते हैं। जैसे हमारे स्थलीय भाग पर नदियाँ
वर्ष पर्यंत सतत रूप से प्रवाहमान होती है। ऐसे सागरीय भाग का जल जो है एक किसी निश्चित क्षेत्र का जल किसी निश्चित दिशा में वर्ष पर्यंत प्रवाह करता है, उसे हम धारा कहते हैं। प्रवाह में जो होता है इसके ऊपरी भाग का, सागर के ऊपरी भाग का जल एक अनिश्चित दिशा में प्रवाहमान से प्रवाह करते हैं। अब जैसे गल्फ स्ट्रीम की धारा है, यूरोसियो धारा, कनारी की धारा, ओयोसियो धारा, लेब्राडोर की धारा, ये सब धारा है। प्रवाह में जैसे उत्तर अटलांटिक प्रवाह, दक्षिण अटलांटिक प्रवाह, नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक, तो ये प्रवाह के रूप में हो गया। तो धारा और प्रवाह बस दोनों में जो अंतर है, धारा में समस्त जल गतिशील होता है, प्रवाह में केवल ऊपरी भाग का जल गतिशील होता है। धारा की दिशा निश्चित होती है और प्रवाह की दिशा क्या होती है, अनिश्चित। तो एक सबसे पहले हम एक छोटा सा शब्द यही जानने का प्रयास करें कि धारा क्या होती है, प्रवाह क्या होती है। अब एक शब्द मैंने अभी आपको, यद्यपि इसको मैं आगे बताता आपको बृहद रूप से, लेकिन यहाँ पर जब डिफरेंट की बात आती है तो इसको भी जानना आवश्यक है। जैसे प्रतिविषुवत रेखीय धारा, प्रतिविषुवत रेखीय धारा, काउंटर इक्वेटोरियल करंट, काउंटर इक्वेटोरियल ओशियन करंट, प्रतिविषुवत रेखीय महासागरीय धारा। ये जो धाराएं होती है विषुवत रेखा के विपरीत दिशा में जो चलने वाली धारा होती है उसे हम प्रतिविषुवत रेखीय धारा कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ये इक्वेटर है, इस साइड में नॉर्थ उत्तर विषुवत रेखीय धारा, इस साइड में दक्षिण विषुवत रेखीय धारा। ये धाराएं मान लीजिए ब्राजील तट से टकराती है तो उत्तर पश्चिम की तरफ, ये दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है। लेकिन ये अफ्रीका के तट से मुड़ती हैं। ये जो धारा होती है ये जब इस तट ब्राजील तट पर पहुंचती है तो इसका तल ऊंचा हो जाता है और यहाँ तल क्या होता है, नीचे होता है। तो धाराएं हमेशा उच्च जल तल से निम्न जल तल की ओर चलती है। तो दोनों विषुवत रेखीय धारा के मध्य में विपरीत दिशा में चलने वाली धारा जो होता है उसे हम प्रतिविषुवत रेखीय धारा कहते हैं। ध्यान रखिए कि सागरीय भाग जितना ही बृहद होगा उस क्षेत्र का प्रतिविषुवत रेखीय धारा उतनी ही बृहद होगी। एक बार पूछा गया है उत्तरी लोक सेवा आयोग में किस महासागर की प्रतिविषुवत रेखीय धारा सबसे विस्तृत है। तो अब अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम केवल इतना पढ़ के जाएंगे, जैसे हमारा प्रचलन में यही रहा कि ठंडी धारा याद कर लो, गर्म धारा याद कर लो, कौन किस महासागर की धारा है उसको याद कर लो, तो इतने से काम चल जाएगा। ठीक है, पहले भी पूछा जाता था और अभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जा रहे हैं। जब हम उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारे ठंडी और गर्म धारा के याद करने से हम भूगोल के इस चैप्टर का क्वेश्चन को हम सही तरीके से हल नहीं करते। तो आवश्यकता हमें ये है कि हम जो भी चैप्टर पढ़ें उससे संबंधित कितने प्रश्न बनते हैं इन्हें जानना हमारे लिए परम आवश्यक है। अब जैसे हमने अभी आपको दो चीज बताया है कि धारा, प्रतिविषुवत रेखीय धारा और दूसरा है आपका प्रवाह। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके समक्ष कि धाराओं का प्रभाव क्या है। धाराएं जो होती हैं, धाराएं दो प्रकार की होती हैं, ठंडी धारा और गर्म धारा। हमारे विद्यार्थी अक्सर ये कहते हैं कि सर ठंडी धारा और गर्म धारा में कंफ्यूजिंग बहुत होता है। देखिए, ज्योग्राफी में जब आप पढ़िए तो मैपिंग का सहारा लीजिएगा। मैपिंग के आधार पर हम धाराओं का अध्ययन जब करेंगे तो हम ठीक है, हम नहीं याद कर पा रहे हैं, भूल जाता है, लेकिन डायरेक्शन जब हमें पता रहेगा तो हम शायद ठंडी और गर्म धारा के जो कन्फ्यूजन होता है वो दूर हो जाएगा। जैसे इसका एक सीधा कॉन्सेप्ट आप जान लीजिए। एक कॉन्सेप्ट अगर आपने दिमाग में बैठा लिया तो वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। वो मैं कॉन्सेप्ट आपको देने जा रहा हूँ। पोलर एरिया, ध्रुवीय क्षेत्र को छोड़ दिया जाए, ध्रुवीय क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग की धारा ठंडी होती है और महाद्वीपों के पूर्वी भाग की धारा जो होती है गर्म होती है। पोलर एरिया से चलने वाली जो धाराएं होती है वो ऑलरेडी ठंडी होती है
जो मिड में है, महाद्वीप के मध्य में है, उसके पूर्वी भाग, महाद्वीप का पूर्वी भाग की धारा जो होगी वो गर्म होगी और पश्चिमी भाग की धारा ठंडी होगी। जैसे आप देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे लेब्राडोर है, पोलर रेस चलता है उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की तरफ, तो धारा आपकी क्या है, ठंडी होगी। ध्रुव प्रदेश से चलता है, ओयोसियो धारा है या क्यूराइल धारा, ये क्या है, ठंडी है। दक्षिण में जाएंगे, फाकलैंड की धारा क्या है, ठंडी है। तो पोलर एरिया की जो धारा होती है वो ठंडी होती है। और अगर मिड में जाएंगे तो महाद्वीप के पूर्वी, जैसे मान लीजिए अमेरिका है, तो गल्फ स्ट्रीम की धारा क्या है, गर्म है। लेकिन इसके पश्चिमी भाग में अगर कैलिफोर्निया जाएंगे, ये कैसी धारा क्या है, ठंडी है। साउथ अमेरिका में आप जाएं तो आप यहाँ देखेंगे क्या, ब्राजील की धारा कैसी है, गर्म है। लेकिन अगर यहीं पर हम गोल्ड की धारा की चर्चा करेंगे तो वो क्या है, ठंडी है। तो धाराएं जो होती है, तो एक कॉन्सेप्ट है कि पोलर एरिया से चलने वाली धारा ठंडी होती है, महाद्वीप बाकी शेष महाद्वीपों के मध्य भाग में जो उसके महाद्वीपों के पूर्वी भाग की धारा जो होती है वो गर्म होती है, पश्चिमी भाग की धारा ठंडी। अब अगर आपको पता है, जैसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा, हमने आपको बताया महाद्वीप का पश्चिमी भाग होगा वो ठंडी होगी, तो ऑस्ट्रेलिया और मिड में पड़ता है, मकर रेखा उसके मध्य से गुजरती है, तो पश्चिमी भाग है तो ठंडी होगी। जैसे हम देखते हैं अब अफ्रीका की ये है अवरुहांश क्या है, गर्म है, अफ्रीका के पूर्वी भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में। और ये बेंगुला क्या है, ठंडी है। तो ये समझ गए, तो कहने का मतलब है कि जब ठंडी और गर्म धारा पड़ते हैं तो हम इनको ठंडी कौन सी धारा ठंडी है, कौन सी गर्म है, कौन असंगत है, तो इसके बारे में एक सीधा कॉन्सेप्ट है कि ध्रुवीय क्षेत्र से जो है चलने वाली जो धाराएं होती हैं वो ठंडी होती है, शेष भाग में महाद्वीपों के पूर्वी भाग की धाराएं जो होती हैं वो गर्म होती हैं और पश्चिमी भाग की धाराएं ठंडी होती हैं। अगर एक बार आप सारे महाद्वीपों के पूर्व पश्चिमी तट पर चलने वाली धाराओं का मैपिंग कर लिए और इस लाइन को आपने दिमाग में बैठा लिया और डायरेक्शन के आधार पर आपने देखा, अच्छा बेंगुला है ये पश्चिम में है, इसका मतलब ये क्या होगा, ठंडी होगी। अच्छा ये अवरुहांश है, ये पूरब है, इसका मतलब क्या होगा, ये क्या होगी, गर्म होगी। तो ठंडी और गर्म धारा को हम ठीक से अध्ययन करते हैं, क्वेश्चन कभी आपका मिस नहीं हो सकता है। अब तीसरी चीज हम धारा के संदर्भ में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि अब धाराओं का प्रभाव, धारा किन किन क्षेत्रों को प्रभाव अपना डालते हैं। तो धाराओं का प्रभाव जो है, धाराओं का प्रभाव, तो सबसे पहला जलवायु, दूसरा आपका क्या है, मत्स्य उत्पादन, तीसरा क्या है, बंदरगाहों को खुला रखने में, चौथा क्या है, मरुस्थलों के निर्माण। ठीक है। अब पांचवा भी है, व्यापार की दृष्टिकोण से पहले जब हमारे पास एक नावें नहीं होती थी तो हवाओं की दिशा के अनुसार अपने रूट को तय करते थे, लेकिन अब इसका महत्व नगण्य है, नथिंग है, लेकिन फिर भी इन चारों का महत्व आज भी है। अब जैसे आपके सामने एक सीधा सा प्रश्न पूछ लिया कि धाराओं का प्रभाव किन किन क्षेत्रों में पड़ता है, जलवायु को प्रभावित करते हैं, धाराएं प्रभावित करती हैं जलवायु को, मत्स्य को, बंदरगाह को, मरुस्थल को, उपरोक्त सभी। अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है, क्लियर है, तो इस पे उपरोक्त सभी लगेगा। लेकिन अगर इस पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया, आप केवल ध्यान ठंडी और गर्म धारा करके ही चले गए, तो निश्चित ही आप इस पर जो है आपका प्रश्न जो है कंफ्यूज हो जाएगा। आप जैसा जानते हैं कि आईएएस में कोई फैक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, वो 1-2 करके पूछेगा, 4 पॉइंट देगा, उसमें से 2 गलत कर देगा, समझ गए, कौन सही है कौन गलत है। तो हम को ये ध्यान रखें कि हम ऐसे पढ़ाई करें, चाहे वो आईएएस का हो और चाहे किसी और अदर परीक्षा के छोटे स्तर पर हो, कहीं से कुछ क्वेश्चन पूछे जाए तो गलत ना हो। अब हम आपको बताते हैं, जैसे धाराएं सबसे अधिक क्या करती हैं, जलवायु को प्रभावित करती हैं। हमने आपको पता बताया
धाराएं दो प्रकार की होती हैं, एक ठंडी धारा और दूसरा क्या है, गर्म धारा। जिस तट के सहारे अगर ठंडी धारा प्रवाहित होगी, निश्चित ही उसके तट का तापमान उसके अन्य समीपवर्ती भाग के तापमान की अपेक्षा क्या होगा, कम होगा। और जिस तट के सहारे गर्म धाराएं प्रभावित होती हैं, निश्चित ही उसके आसपास के अपेक्षा उस तट का तापमान क्या होता है, अधिक होता है। इसलिए धाराएं जो है हमारे कहीं कहीं जलवायु को प्रभावित करती है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम अमेरिका के देखें, अमेरिका तो गल्फ स्ट्रीम की धारा दक्षिण से उत्तर की ओर आती है 40 डिग्री नॉर्थ की भी, तो ये अमेरिका के पूर्वी तट के तापमान को क्या करती है, बढ़ा देती है। यही धारा जब आप उत्तर अटलांटिक प्रवाह के रूप में यूरोप के पश्चिमी तट पर पहुंचती है, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इस क्षेत्र में जाके पहुंचती है, तो चूंकि ये उत्तर अटलांटिक प्रवाह एक वार्म करंट है, गर्म धारा है, तो ये धारा क्या करती है, ये जो है पश्चिमी यूरोप के जलवायु को प्रभावित करती है। अर्थात एक ऐसा सामान्य तापमान को बनाए रखती है जिससे शीतकाल में उस तटीय क्षेत्र के जल जो है क्या होते हैं, जमने नहीं पाते हैं और बंदरगाहों को खुला रखने में सहायक होती है। ये प्रश्न आ गया, यूरोप के क्लाइमेट को कौन सी धारा प्रभावित करती है, तो कंसेप्ट क्लियर है, गल्फ स्ट्रीम या उत्तर अटलांटिक प्रवाह की धारा सब शीतोष्ण बना देती है, इसलिए कहते हैं क्लाइमेट काफी अच्छी मानी जाती है। तो उसके क्लाइमेट को प्रभावित करने में हमारी गल्फ स्ट्रीम या उत्तर अटलांटिक प्रवाह की धारा जो है काफी महत्वपूर्ण होती। अगर ये धारा उस क्षेत्र में प्रभावित न होती तो जिस तरह से साइबेरिया की नदियां शीतकाल में बर्फ से ढक जाती हैं, उसी तरह से उत्तर सागर का जल जो इंग्लिश चैनल का जल जो है वो क्या होता है, जम जाता है, लेकिन जमने नहीं देता क्योंकि ये धारा जो है वहाँ के टेम्परेचर को बनाए रखता है। तो कहीं कहीं हम ये मान के चलते हैं कि धाराएं जो है हमारे क्लाइमेट को प्रभावित करती है। अब दूसरी बात आती है कि मत्स्य उत्पादन, धारा का मत्स्य उत्पादन से क्या संबंध है। देखिए धाराएं जो होती हैं अपने साथ बहुत सारी प्लैंकटन लेके आती हैं, मछलियों के लिए आहार लेके आती हैं, लेकिन उससे भी पहले एक विषय ये है कि मत्स्य उत्पादन में धाराओं के जब गर्म और ठंडी दो प्रकार की धाराएं होती हैं, जहां पर गर्म और ठंडी धाराएं आपस में मिलती हैं, उस स्थान पर मत्स्य उत्पादन शायद अधिक देखा जाता है, शायद क्या अधिक देखा जाता है। अगर आप मैप पे देखते होंगे, कोई मैप की जानकारी अगर आपके पास होगी, तो आप देखिए एक धारा हमारी लेब्राडोर की धारा है और एक धारा हमारी गल्फ स्ट्रीम की धारा है। 40 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड पर ये दोनों धाराएं आपस में क्या होती है, मिल जाती है। मिलने से क्या होता है कि वहां पर जो है ठंडी धारा होगी तो उसका वेट भारी होगा, ठंडी हवाएं होंगी, और गर्म धारा होगा तो उसका हल्का होगा। तो ठंडी धाराएं वो गर्म धाराओं की हवाओं को ऊपर धकेल देती हैं, तो वहां पर एक तापीय प्रतिलोमन की स्थिति बन जाती है। तापीय प्रतिलोमन का आशय हमारा ये होता है, जब किसी स्थान पर ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता हो उसे तापीय प्रतिलोमन कहते हैं। और सामान्य तापपतन क्या है, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। तो सामान्यतः हम ये देखते हैं ठंडी और गर्म धाराएं, चाहे धारा हो चाहे ठंडी और गर्म वायु राशि हो, तो ठंडी धारा की वायु राशि ठंडी होने के कारण भारी होती है, वो नीचे होती है, और गर्म वायु राशि जो होती है ऊपर हो जाती है। तापीय प्रतिलोमन की स्थिति होने के कारण उस क्षेत्र में कोहरा पड़ता है। क्या पड़ता है, कोहरा पड़ता है। जो मछलियां होती हैं वो प्रकाश की खोज के लिए, प्रकाश को पाने के लिए वो नीचे से ऊपर झुंड के झुंड बड़ी संख्या में ऊपर आती है, और हम जाकर के उसका लाभ लेकर के उसको पकड़ने हमें क्या होती है, आसानी होती है। यही कारण है कि विश्व के जितने मत्स्य उत्पादक बड़े क्षेत्र हैं वो मध्य और उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। अगर आप देखें जापान का होक्काइडो द्वीप है, तो जापान का होक्काइडो द्वीप है, यहाँ क्यूराइल धारा है, यहाँ ओयोशियो धारा, ये क्यूराइल धारा है, यहाँ क्यूरोशियो धारा है। तो ओयोशियो और क्यूराइल धारा और क्यूरोशियो धारा, ये दोनों धाराएं होक्काइडो द्वीप के पूर्वी तट पर मिलती हैं, तो वहाँ भी वही कंडीशन बनता है, इसलिए वहाँ मत्स्य उत्पादन अधिक होता है। जब हम अमेरिका के पूर्वी तट पर जाते हैं, कनाडा यूएसए के सीमा पर, तो वहाँ पर जो है
ठंडी और गर्म धाराएं आपस में मिलती हैं तो मत्स्य का एक आदर्श स्थिति उत्पन्न करती है। तो हम ये मान के चलते हैं कि धाराओं का प्रभाव हमारे मत्स्य उत्पादन पर भी दिखाई देता है। तीसरा प्रश्न यह है बंदरगाहों को खुला रखने में, जैसे मैंने कहा कि उत्तर अटलांटिक प्रवाह या गल्फ स्ट्रीम की धारा जब यूरोप में पहुंचती है तो शीतकाल में वहां के पानी को जमने नहीं देती है, इसीलिए रॉटरडैम हो, चाहे हमारा हार्वे हो, चाहे लंदन हो, चाहे अन्य बंदरगाह हो, वो सब वर्ष भर खुले रहते हैं। अगर उसका प्रभाव न होता तो मुझे लगता है कि वो शीतकाल में बर्फ से ढक जाती है, और जैसे नदियां बर्फ में शीतकाल में ढक जाती है, साइबेरिया की नदियां, उसी ये भी ढक जाती है, तो वहाँ व्यापार नहीं कर पाते। तो कहीं कहीं धारा का प्रभाव हमारे जलवायु को प्रभावित है, मत्स्य उत्पादन को होता है, बंदरगाहों को खुला रखने में और मरुस्थलों के निर्माण में। आप अगर मैप में देखें तो हमने आपको अभी बताया कि ध्रुवीय क्षेत्र को छोड़ करके महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर जो है जो धाराएं होती हैं वो ठंडी होती हैं, और महाद्वीपों के पूर्वी भाग की जो धाराएं होती हैं वो गर्म होती हैं। तो आपको बताया कि उत्तरी अमेरिका में अगर देखेंगे महाद्वीपों के पूर्वी भाग पर तो अमेरिका यूएसए तो गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है, उसके अपोजिट पश्चिम भाग में जाएंगे तो कैलिफोर्निया ठंडी धारा है। अगर दक्षिण अमेरिका में देखेंगे तो ब्राजीलियन धारा क्या है, वो गर्म धारा है। उसके अपोजिट जाएंगे पेरू के तट पर तो वहाँ हम्बोल्ट की एक ठंडी धारा है। अफ्रीका देखेंगे तो अफ्रीका के पूर्वी भाग दक्षिण पूर्व अफगान गर्म धारा है। अफ्रीका के पश्चिम भाग में आप जाएंगे तो बेंगुला क्या है, ठंडी धारा है। कनारी क्या है, ठंडी धारा है। और अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया देखें तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर गर्म धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा क्या है, ठंडी धारा। और आप अगर मरुस्थलों को भी देखें तो विश्व के जितने भी मरुस्थल हैं, गर्म मरुस्थल दो टाइप होता है, एक कोल्ड डेजर्ट, एक हॉट डेजर्ट। तो जो हॉट डेजर्ट है, गर्म मरुस्थल है, वो सब महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर पाए जाते हैं। आप देखें तो चिली के उत्तरी चिली में अटाकामा मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल। कैलिफोर्निया के आसपास सोनोरान मरुस्थल ठंडी गर्म मरुस्थल है। आप अफ्रीका में देखेंगे तो नामी मरुस्थल जो गंगा धारा बहती है, गर्म मरुस्थल है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो गर्म मरुस्थल है। तो जहाँ जहाँ ठंडी धाराएं हैं उसके तट पर गर्म मरुस्थल पाए जाते हैं। अब ये मरुस्थलों को कैसे प्रभावित करते हैं? यद्यपि मरुस्थलों के महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर मरुस्थलों के विकास में सबसे बड़ी भूमिका जो है हमारे व्यापारिक हवाओं का है, क्योंकि व्यापारिक हवाएं पूर्व से पश्चिम चलती हैं, जो पूर्वी तट पर वर्षा करती है। जैसे जैसे महाद्वीपों के आंतरिक भाग में जाती है तो उनकी आर्द्रता कम होती जाती है, शुष्क होती जाती है, और पश्चिमी भाग पर पहुँचते पहुँचते उनमें आर्द्रता की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि वर्षा बहुत न्यून होता है, 25 सेंटीमीटर से भी कम होता है, और वो मरुस्थल के रूप में विकसित हो जाते हैं। वर्षा कम होती है तो उच्च तापमान निम्न वर्षा गर्म मरुस्थल, निम्न तापमान निम्न वर्षा ठंडा मरुस्थल। तो और ये जो हमारी ठंडी धारा है, ऐसा माना जाता है, भूगोलता जलवायुविद्ता बताते हैं कि ठंडी धाराओं के कारण उस क्षेत्र में वायुमंडल में प्रतिचक्रवाती दशाएं बन जाती हैं, जिससे हवाओं का संघनन नहीं हो पाता है और वर्षा बहुत न्यून होती है, इसलिए मरुस्थलों के विकास में सहायक होते हैं। तो आप सिंपली कम से कम इतना तो आप जान लीजिए कि धाराओं का प्रभाव जो हमारे धरातल पर क्लाइमेट को प्रभावित करता है, मत्स्य उत्पादन को, बंदरगाहों को खुला रखने में, और साथ साथ मरुस्थलों के विकास में भी इसका योगदान होता है। तो अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अगर कभी आईएएस पीसीएस जैसे एग्जाम में पूछा गया धाराओं का प्रभाव किन किन क्षेत्रों में पड़ता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्रूफ सभी है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसको ले इसकी जानकारी आपके पास नहीं है, तो आपको ठंडी गर्म पढ़ के गए तो फिर आपके पास का बात नहीं है। इसलिए मेरा ये मानना है कि हम एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करें। अभी तक मैंने आपको 3 बातें बताई धारा के संदर्भ में। पहले पार्ट का जैसा मैंने कहा कि पहले पार्ट में हम इसकी उत्पत्ति का प्रभाव के संदर्भ बताएंगे, और सेकंड पार्ट में आपको उत्तर अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर की धारा की चर्चा करेंगे। तो अब हम जैसे 3 पॉइंट बताए, धारा क्या है, प्रवाह क्या है, धाराओं का प्रभाव क्या है। अब हम आते हैं कि धारा के उत्पत्ति के कारण। धारा के
उत्पत्ति के कारण। देखिए इससे प्रश्न पूछा गया है, अभी 2 साल पहले आईएएस में पूछा गया था कि धारा की उत्पत्ति में कौन से कारक सहायक होते हैं। इसको भी जानना बहुत जरूरी है। आज कल पीसीएस में भी एग्जाम तेजी से क्वेश्चन बदल रहे हैं और रिपीटेड क्वेश्चन पीसीएस उत्तर प्रदेश लोक सेवा में भी कम पूछा जा रहा है, नए नए क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, तो आपको जानना आवश्यक है। ठीक है, तो धारा की उत्पत्ति के कारण, तो पहला कारक जो है ये पृथ्वी का घूर्णन। ठीक है, बी में जो है सागरीय कारक। सागरीय कारक, सागरीय कारक में तापमान, लवणता, घनत्व। सी है वायु सागरीय कारक। वायु सागरीय कारक, इसमें हवाएं एवं वायु दाब है। और दूसरा जो है वाष्पीकरण एवं वर्षा है। अब आप ये जान लीजिए, पहले तो हम ये जान लें कि धारा की उत्पत्ति में कौन से कारक हैं। तो पृथ्वी का घूर्णन भी है, सही है, सागरीय कारक भी है, बाह्य सागरीय कारक है। ये सभी कारक जो होते हैं धारा की उत्पत्ति में सहायक होते हैं। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि धारा की उत्पत्ति में कौन सा सागरीय कारक है या नहीं है, तो अगर इन सब के बारे में आपके पास अध्ययन होगा तभी आप है और नहीं लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि सागरीय कारक में तापमान, लवणता और घनत्व होगा, बाह्य सागरीय हवाएं, वायुदाब और वाष्पीकरण, वर्षा होगी। तो पहले हम इसमें भी अंतर कर लें कि सागरीय कारक और कौन सा सागरीय कारक है, कौन सा बाह्य सागरीय कारक है। अगर इसमें डिफरेंट हम नहीं कर पाए और ऐसे ही सिंपली पर पूछ लिया धारा की उत्पत्ति में कौन सा बाह्य सागरीय कारक नहीं है, जैसे आपका वाष्पीकरण हुआ, वर्षा हुआ है, वाष्पीकरण हुआ, वर्षा हुआ, वायुदाब हुआ और घनत्व दे दिया, तो घनत्व नहीं, घनत्व क्या है, सागरीय कारक है। अगर कौन सा सागरीय कारक नहीं है, तापमान, लवणता, घनत्व और वाष्पीकरण, तो वाष्पीकरण नहीं होगा। ठीक है, तो अब पहले हम यही जान लें कि ये सारे पॉइंट जो होते हैं धारा की उत्पत्ति में सहायक होते हैं। अब कैसे कैसे सहायक होते हैं यही हमें समझने का क्या है, विषय है। जैसे मैंने कहा पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी अपने अक्ष पर वेस्ट टू ईस्ट गति करती है। ऐसे में स्थल भाग की अपेक्षा स्थल भाग आगे चला जाता है और जलीय भाग उसके पीछे छूट जाता है, उसका साथ नहीं दे पाता। जलीय भाग जो होता है वो ईस्ट टू वेस्ट गति करने लगता है और धाराओं की उत्पत्ति में सहायक होता है। तो पृथ्वी का घूर्णन जो है क्या करता है, धारा की उत्पत्ति में सहायक होता है। सिंपली आप ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज है, हम जब आते हैं सागरीय कारक, सागरीय कारक इसमें तापमान, ठीक है, लवणता और क्या है, घनत्व, ये तीनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है और ये धारा की उत्पत्ति में सहायक होते हैं। अब जैसे मान लीजिए तापमान क्या है। अब अगर हम देखें विषुवत रेखा पर तापमान क्या होता है, उच्च होता है। तो जाहिर है कि विषुवत रेखा पर तापमान जब उच्च होगा तो वाष्पीकरण क्या होगा, अधिक होगा। तो लवणता भी क्या होगी, अधिक होगी। लवणता अधिक होगा तो घनत्व क्या होगा, अधिक होगा। और जब घनत्व अधिक होगा तो उस क्षेत्र का तल जो है
नीचे होगा। जहाँ पर तापमान कम होता है वहाँ वाष्पीकरण कम होता है, वाष्पीकरण कम होगा तो लवणता भी कम होगी, लवणता कम होगी तो वहाँ पर घनत्व भी कम होगा। विषुवत रेखा पर उच्च तापमान होता है, उच्च वाष्पीकरण होता है, लवणता सामान्य पाई जाती है, अधिक नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती है? क्योंकि वर्षा वहाँ वर्ष भर होती है, वर्षा मीठे जल का स्रोत होता है, इसलिए विषुवत रेखा का जो तल होता है वहाँ सामान्य लवणता कण ऊंचा होता है। जबकि हम कर्क और मकर रेखा पर क्या देखते हैं? अगर कर्क रेखा पर देखें तो वहाँ क्या होता है? उच्च तापमान होगा, उच्च वाष्पीकरण होता है, वर्षा न्यून होती है, लवणता अधिक पाई जाती है, घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। तो तल क्या होता है? समुद्र का नीचे होता है। यही कारण है कि विषुवत रेखा से धाराएं जो है उत्तरी गोलार्ध में दाहिने ओर और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ करके कर्क और मकर रेखा की ओर चलने लगती है। तो कहीं न कहीं कर्क और विषुवत रेखी धाराएं कर्क और मकर रेखा की ओर मुड़ती है, तो उसके मुड़ने का कारण यही कहा जाता है कि विषुवत रेखी क्षेत्र में यद्यपि तापमान अधिक होता है, वाष्पीकरण अधिक होता है, लेकिन वर्षा अधिक होने के कारण वहाँ का तल ऊंचा होता है। जबकि कर्क और मकर रेखा पर, विशेष करके कर्क रेखा पर उच्च तापमान न्यून वर्षा, उच्च तापमान और न्यून वर्षा के कारण लवणता अधिक होती है, लवणता अधिक होने के कारण घनत्व अधिक होता है, घनत्व अधिक होने के कारण तल नीचे होता है। इसलिए धाराएं हमेशा विषुवत रेखा से ध्रुवों की कर्क रेखा मकर रेखा की ओर उच्च जलवेग से निम्न जलवेग करती है और धाराओं की विषुवत रेखी धाराओं की उत्पत्ति में भी सहायक होती है। अब इसी चीज को अगर हम ध्रुवीय क्षेत्र को संदर्भ में देखें तो पोलर एरिया क्या होता है? पोलर एरिया पर हमें मान करते हैं वहां वर्ष भर तापमान कम होता है, वाष्पीकरण क्या होता है? कम होता है, लवणता क्या होती है? कम पाई जाती है। और लवणता पाए जाने का सबसे बड़ा कम होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? कि जब ध्रुवीय क्षेत्र के ग्लेशियर पिघलते हैं तो लवणता को क्या करते हैं? और कम कर देते हैं। इसलिए कम लवणता वाला होगा तो घनत्व कम होगा, घनत्व कम होगा तो जल तल क्या होगा? ऊंचा होगा। लेकिन जब आप ध्रुवों से कर्क मकर रेखा की तरफ आएंगे मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में, तो वहां तापमान अधिक होगा, वाष्पीकरण क्या होगा? अधिक होगा, लवणता क्या होगी? अधिक होगी। तो उसका तल क्या, घनत्व क्या होगा? अधिक होगा, तल क्या होगा? नीचे होगा। इसलिए हम प्रायः देखते हैं कि धाराएं जो होती हैं ध्रुवों से क्या कर्क और मकर रेखा की ओर चलती हैं, क्योंकि ध्रुवों पर महत्वपूर्ण तापमान कम होता है, वाष्पीकरण कम होता है, ग्लेशियर के पिघलने के कारण लवणता भी काफी कम हो जाती है।